मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरे सामने बैठी हुई औरत मुझे कहीं से भी हत्यारी नहीं लग रही थी। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी सास को खाने में जहर देकर मार डाला है। मैं अभी उससे पूछताछ करने ही वाला था कि मुझे अफसर का फ़ोन आया। उसने कहा कि इस औरत को कातिल साबित कर दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरान था। तभी उस औरत ने मुस्कुराकर ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था मैं भूल नहीं सकता था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ होकर चली गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं घर पर वक्त नहीं दे पा रहा था। कुछ ही लम्बे बीते थे कि मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो थाने से कॉल आ रही थी। जिस दिन से मैंने आंखें बंद की थी, इस नौकरी ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया था। मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी इतनी आसानी से अब राज़ी नहीं होगी और उसने साफ कह दिया था कि मैं तुमसे तलाक लूँगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी अहम है, पत्नी बच्चे जाए भाड़ में। भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटे का तोहफा दिया था और हम दूसरे की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों मेरी पत्नी का व्यवहार अचानक ही बदल गया था। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटक कर फ़ोन रिसीव किया। अभी मैंने हेलो ही कहा था कि हवलदार की आवाज़ गूंज उठी। साहब, आप जल्दी से थाने पहुंच जाइए, कुछ देर में डीएसपी साहब आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको थाने में ही होना चाहिए। हवलदार की बात सुनकर मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? डीएसपी साहब को तो अभी आना ही नहीं था, वे तो अगले हफ्ते आने वाले थे। इस पर वह बोला, सर, एक अपराधी आई है, न जाने कौन है, उसे अंदर बंद कर दिया गया है। शायद उसी का केस आपसे चर्चा के लिए लाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने ठीक है कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ सोचकर मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया, मगर उसने तुरंत मेरी कॉल काट दी। अचानक ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, इसका मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मैं फ़ौरन थाने की तरफ निकल पड़ा। पत्नी को मनाना मुश्किल था, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर नौकरी चली जाती तो मैं अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता? यह बात मेरी पत्नी को समझ ही नहीं आ रही थी। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद मैं थाने पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े हवलदार ने मुझे देखते ही सलाम किया और बोला, साहब, डीएसपी साहब आपके ऑफिस में बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे मालूम था कि अब बिना वजह उनकी ढेरों बातें सुनने को मिलेगी और मैं इस समय इतना परेशान था कि किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने बस गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वह तंज भरे लहजे में बोले, हाँ हाँ जनाब, आपके लिए ही तो हम बैठे हैं, क्या आपको फुर्सत है तो हम बात करें? मैंने तुरंत उन्हें सलामी दी और बोला, सर माफ़ कीजिए, एक निजी काम में फंस गया था। आप बैठिए, अब हम बात शुरू करते हैं। आप पहले कुछ लेंगे? जिस पर वह बोले, बहुत कुछ ले लिया है, तुम्हारा थाना नहीं बल्कि चिड़ियाघर है। अभी थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी पत्नी यहाँ हंगामा कर रही थी। अपने घर के मामले अपने तक ही सीमित रखो, समझे? मैंने हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, क्या मतलब? मेरी पत्नी यहाँ आई थी? वह बोले, तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? मैं चुप हो गया और कहा, सर, हमारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी। खैर, मैं मामला सुलझा लूँगा। आप बताइए किस केस पर चर्चा करनी है? वह गंभीर होते हुए बोले, बैठो प्रमोद, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी संभाल ली। फिर उन्होंने बैग से एक फाइल निकालकर मेरी ओर बढ़ाई और बोले, इस औरत का नाम मोनिका त्रिपाठी है, उम्र 34 साल। ऊपर से आदेश है कि किसी भी तरह से इसे कातिल साबित करके फांसी तक पहुंचाना है, वरना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? ऐसा क्यों? हम किसी बेगुनाह को कातिल कैसे बना दे? मैंने फाइल खोली तो सामने ही एक मासूम लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह कातिल है। तभी साहब बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, उल्टे सीधे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस औरत पर भारी इनामी रकम रखी है, जो गुप्त रूप से उस इंस्पेक्टर को मिलेगी जो यह काम करेगा।
मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। इनाम की रकम हम दोनों आपस में बराबर बांटेंगे। तुम मुजरिम से अपराध कबूल करवाने में माहिर हो। अब तुम्हें किसी भी तरह इस औरत से बयान लेना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, जिससे तुम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हो। उनकी बात सुनकर मैं अनायासा बोल पड़ा, सर यह तो रिश्वत है और गलत बात है। जिस पर वह तुरंत बोले, रिश्वत है या नहीं इस पर मत सोचो, सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जो कहा गया है उसी पर गौर करो। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठे और मुझे देखते हुए बोले, 24 घंटे के अंदर मुझे अच्छी खबर आनी चाहिए। और हाँ, अपने निजी मामले जल्दी सुलझा लो। अगर यह बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई तो तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसलिए अपनी पत्नी को समझा दो कि घर के जो भी मामले हैं उन्हें घर की 4 दीवारी के भीतर ही सुलझाया जाए, या फिर बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, लेकिन थाने आने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी यह बात सुनकर मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन्हें सलाम किया। वह सिर हिलाकर अपना बैग उठाए चले गए। मैंने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे अपने झमले पहले ही मेरे सिर पर सवार थे और अब एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी गई थी। पता नहीं उस मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो बिना वजह से उसे कातिल ठहराया जा रहा था। कुछ देर में खामोशी से अपने केबिन में बैठा इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा और फिर मोबाइल उठाकर अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया। घंटी जाती रही लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। मेरे कदम अपने आप रिमांड रूम की ओर बढ़ चले। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने हुक्म दिया कि उस लड़की को रिमांड रूम में लाया जाए। कुछ देर बाद मैं रिमांड रूम के दरवाजे पर था। अब मैं उस लड़की से मिलने वाला था जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने वह सिर झुकाए बैठी थी। उसने सफ़ेद सलवार कमीज़ पहन रखी थी और लाल दुपट्टा सिर पर था। सिर झुकाए वह वाकई मासूम लड़की लग रही थी। अंदर जाते ही मैंने गुस्से से अपनी लाठी टेबल पर पटकी। मैं उस पर धाक जमाना चाहता था ताकि वह पहले ही सहम जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने खामोश निगाहों से मेरी ओर देखा और सीने पर हाथ बांधकर संजीदगी से मुझे देखने लगी। मैं उसे देखते हुए बोला, सीधी होकर बैठो, मेरे सामने अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह बड़ी सादगी से बोली, मेरा दिमाग पहले ही दुरुस्त है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, बस इतना बताइए। मैं झल्ला कर बोला, कत्ल करती हो और ऊपर से ड्रामा करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनते ही वह फौरन बोली, किसका कत्ल किया है मैंने, क्या आपके पास कोई सबूत है? वह लड़की पढ़ी लिखी मालूम हो रही थी। अचानक मुझे झटका सा लगा। मैं अपनी उलझनों में इतना फंसा हुआ था कि डीएसपी साहब से यह पूछना ही भूल गया था कि आखिर कत्ल हुआ किसका है और इस लड़की को किसके कत्ल के जुर्म में लाया गया है। और अब जो इतनी बड़ी रकम की बात हो रही है वह मुझे कौन देगा। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैं अभी खड़ा ही होने वाला था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर डीएसपी साहब का नंबर चमक रहा था। कॉल रिसीव करते ही वह बोले, 50 लाख की रकम की ऑफ़र है, तुम इस लड़की को हर हाल में कातिल साबित कर दो। वह और कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोला, सर 1 सेकंड, मुझे आपसे बात करनी है। मगर वह झुंझला कर बोले, तुम मामला संभाल लो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने एक नज़र पलटकर उस लड़की को देखा। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वह गंभीर निगाह से मुझे देखते हुए बोली, उम्मीद नहीं थी एसपी साहब कि आप इतने लापरवाह होंगे। आपको यह तक नहीं पता कि मैंने किसका कत्ल किया है और मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है। हमारे पुलिस अफसर इतने लापरवाह है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उस लड़की ने जो बात बोली उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी निजी बात कैसे मालूम? जबकि वह बेकाबू होकर बोली, बेहतर होगा कि आप पहले जाकर असली कातिल को पकड़े, उसके बाद मेरे पास आना। अगर मेरे साथ ना इंसाफ़ी करने की जुर्रत भी की तो याद रखना कि
तुम्हारी वर्दी भी नहीं रहेगी और तुम यहाँ खड़े होने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना निजी मामला इसे मालूम होगा। मैं घबरा कर अपना चेहरा छुपाता हुआ रिमांड रूम से सीधा अपने केबिन में आया। कुछ देर तक बेचैनी की हालत में इधर उधर टहलता रहा और फिर पानी का गिलास उठाकर अपने ओठों से लगा लिया। यह कैसे हो सकता है? इस सच के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को ही पता है। आज तक मैंने यह बात अपनी माँ तक को भी नहीं बताई थी। फिर इस औरत को यह कैसे मालूम हुई? क्या मेरी पत्नी इसे जानती है? अचानक इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने फौरन अपनी टोपी उठाई, गाड़ी की चाबी ली और सीधा बाहर निकल पड़ा। अब अपनी पत्नी से मुलाकात करना बेहद ज़रूरी हो गया था। लड़ाई झगड़ा मैं भूल चुका था। अगर मेरा यह निजी मामला सोशल मीडिया पर या किसी बड़े अफसर को मालूम हो गया तो वाकई समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुझसे मेरी वर्दी भी छीन जाएगी और मेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। मुझे किसी दफ्तर में नौकरी तक नहीं मिलेगी। यह सोचकर ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं घबराहट में 200 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। कहने को मैं पुलिस ऑफिसर था, मुझे भी ट्रैफिक के कानून तोड़ने का हक नहीं था, मगर उस वक्त मेरी हालत एक ऐसे इंसान जैसे हो गई थी जिसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ खाई ही खाई थी। लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई तो मेरी साली ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही मैंने फ़ौरन कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? वह सिर हिलाकर बोली, दीदी तो यहाँ आई ही नहीं। क्यों जीजू, कुछ हुआ है क्या? मैं फ़ौरन बोला, झूठ मत बोलो, कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंदर ही है ना? मैंने अपनी साली को एक तरफ धकेला और घबराहट में अंदर दाखिल हो गया। घर के भीतर आते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, विशाखा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कहाँ हो तुम? लेकिन वह सचमुच इस घर में मौजूद ही नहीं थी। बाथरूम, सारे कमरे, यहाँ तक कि छत तक मैंने देख लिया, मगर वह कहीं नहीं मिली। मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई और मुझे इतनी परेशानी में देखकर बोली, क्या हुआ दामाद जी, सब खैरियत तो है? कहाँ है मेरी बेटी? मैं गुस्से में बोला, हम दोनों का झगड़ा हो गया था और वह लड़कर आपके घर आई होगी, मगर वह थाने पहुंच गई। उसके बाद क्या वह यहाँ नहीं आई? जबकि वह बोली, सुबह से उसका न तो कोई फ़ोन आया है और न ही हमारी उससे कोई बात हुई है। वह यहाँ बिल्कुल नहीं आई। उनकी बात सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से मुलाकात करनी थी, वरना सब कुछ तबाह हो सकता था। आखिर उस लड़की तक मेरा राज पहुंचा कैसे? मैंने फ़ौरन अपनी साली की तरफ देखा और घबराहट में बोला, तुम अपनी बहन को फ़ोन करो और पूछो कि वह कहाँ है। उसने सिर हाँ में हिलाया और मोबाइल लेने कमरे में चली गई। मैं फिर अपना सिर थामकर लिविंग रूम में बैठ गया। तभी मेरी सास मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो, वह मिल जाएगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात हुई क्या? लेकिन मैं उन्हें जवाब तक नहीं दे पाया और मेरी हालत सचमुच ऐसी हो रही थी जैसे मैं अभी यही गिरकर मर जाऊंगा। जिंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना गहरा राज अपनी पत्नी को बताया ही क्यों। कुछ ही देर बाद मेरी साली अपना मोबाइल लेकर बाहर आई और मेरी आंखों के सामने ही अपनी बहन को फ़ोन मिलाने लगी। घंटी जा रही थी लेकिन उसकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने तुरंत अपने एक जानकार को फ़ोन किया जो आराम से लोगों की लोकेशन निकाल लेता था। मैंने उसे नंबर देकर कहा कि जल्द से जल्द इसकी लोकेशन निकालो, मुझे वहाँ पहुँचना है। कुछ ही देर में उसने मुझे लोकेशन भेज दी और ताकीद भी दी कि साहब आप उस तरफ मत जाइए, न जाने क्यों हमें खतरा महसूस हो रहा है। वहाँ चारों तरफ सुनसान सड़क है, आपकी पत्नी वहाँ क्यों जाएगी? यकीनन उसका मोबाइल वही है, पर उसने कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वह गायब हुई है। लेकिन मैंने उसे डांटकर अपनी जीप निकाली और उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जिसकी लोकेशन मुझे भेजी गई थी। गाड़ी चल रही थी लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबी दूरी तय करके मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मोबाइल हाथ में लिया तो सामने सड़क की तरफ सिग्नल आ रहा था।
मैं तुरंत वहां बढ़ गया, मगर अगले ही पल सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। मेरी पत्नी का मोबाइल वहां पड़ा था, लेकिन वह खुद वहां नहीं थी। मेरे आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी उसके पास ही था। अचानक दिल में ख्याल आया, कहीं मेरी पत्नी और बच्चा किसी मुश्किल में तो नहीं है। यह सोचकर मैंने मोबाइल उठाया और सीधा थाने की तरफ बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ थी, और यह गड़बड़ उस मोनिका नाम की औरत से जुड़ी लग रही थी, जिसे आज थाने में कातिल कहकर लाया गया था। मैं फौरन अपने केबिन में आया और उसकी फाइल खोली, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि उसने कत्ल किसका किया है। जब मैंने नाम पढ़ा तो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे तो कमिश्नर के बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में लाया गया था। कुछ पल के लिए मेरे सांसें थम गई, यानी मामला उतना आसान नहीं था जितना नजर आ रहा था। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। अब मुझे अपनी पत्नी की चिंता घेरने लगी थी। कुछ देर बाद डीएसपी साहब का फ़ोन आया। मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम पूछ रहे थे कि कत्ल किसका हुआ है। दरअसल कमिश्नर के बेटे का कत्ल हुआ है, लेकिन इसे अभी गुप्त रखा गया है। पता चला है कि कत्ल किसी और ने किया है, लेकिन कमिश्नर चाहता है कि इसका इल्ज़ाम इस लड़की पर लगे। क्यों, यह हमें समझ नहीं आ रहा, मगर कमिश्नर का कहना है कि हर हाल में इसी को दोषी ठहराना है। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, सर, मेरी पत्नी और बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। थाने से निकलने के बाद उनका कुछ पता नहीं। मैंने लोकेशन निकाली, मगर वह भी एक सुनसान सड़क की तरफ थी, जहाँ पर मेरी पत्नी का मोबाइल पड़ा मिला। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि इस केस का मेरी पत्नी से भी कोई रिश्ता है। आज अचानक उसका झगड़ा करना और फिर मोनिका का आना, कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर है। इस पर डीएसपी साहब बोले, उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हारी पत्नी झगड़ा करके गई है, यकीनन अपनी किसी दोस्त या माँ के घर गई होगी। मैंने कहा, सर, मैं ससुराल भी गया था, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ भी नहीं है। सर, प्लीज़, मोनिका का केस बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे मेरी पत्नी और बच्ची सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी फैमिली में सिर्फ यही 2 लोग हैं। मेरी बात सुनकर डीएसपी साहब बोले, हम तुम्हारी बात समझते हैं, मगर खुद सोचो, अगर हमने कमिश्नर का केस नहीं संभाला तो हमारी शामत आ जाएगी। तुम अभी मोनिका के केस पर ध्यान दो। हम अंदरूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह कहकर उन्होंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में फ़ोन काट दिया, जबकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से गाफिल नहीं हो सकता था। वह मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। दिल ही दिल में मुझे एहसास होने लगा था कि मेरी पत्नी और औलाद दोनों खतरे में है। यह सोचकर मैं हवालात की ओर बढ़ा, क्योंकि अब मोनिका ही थी जो सच उजागर कर सकती थी। वही सब जानती थी। अगर उसे मेरा इतना निजी राज मालूम है तो यकीनन उसे यह भी पता होगा कि मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है। वह कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। कमिश्नर आखिर उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाना चाहता था, और वह इतनी टेंशन के बावजूद इतनी सुकून में क्यों थी। ज़रूर इस लड़की में कुछ खास था। जब मैं हवालात में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मोनिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें महफूज बाहर निकाल दूं और तुम्हें कातिल न ठहराऊं, तो बस मुझे बता दो, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कहाँ है। तुम जानती हो कि मेरा यह सच सिर्फ मेरी पत्नी को पता था, और वही तुम तक पहुँचा है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा राज मुझे तुम्हारी पत्नी ने ही बताया था, मगर मुझे बखुदा नहीं मालूम कि वह इस वक्त कहाँ है। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और कहा, झूठ मत बोलना, वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारा सुकून भरा अंदाज बता रहा है कि तुम सब जानती हो। सच बताओ, मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है? वह धीमे से मुस्कुराई और बोली, अगर सच जानना चाहते हो और उन्हें महफूज पाना चाहते हो तो डीएसपी से कहो मुझे कातिल न ठहराए, बल्कि सच का साथ दो, सबूत इकट्ठा करो और कमिश्नर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, क्योंकि उसके बेटे के कातिल मैं नहीं बल्कि वही है। मैं बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो डीएसपी यह केस किसी और अफसर को दे देगा
और मैं फंस जाऊंगा। बेहतर है तुम मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दो। वह बोली, अगर मैंने पहले ही हार मान ली तो मुझे सिर्फ फांसी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें मोहरा बनाऊंगी तो मैं भी बच सकती हूँ और तुम्हारा राज भी राज रहेगा। उसकी समझदारी देख मैं कुछ पल खामोश रहा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, भले मैं सबूत जुटा भी लूँ, डीएसपी उन्हें जला देगा क्योंकि मामला कमिश्नर का है। मेरी बात समझो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके साथ ऐसा मत करो कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। उसने सिर नकार में हिलाया और बोली, फिलहाल तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैंने खुद कहा था कि मेरा केस तुम्हें दे दिया जाए क्योंकि तुम रिश्वत लेने से डरते हो, किसी बेगुनाह को गुनाहगार ठहराने से खौफ खाते हो और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हो। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है और कमिश्नर को यह चुनौती दी है कि मैं जल्दी ही रिहा होकर दिखाऊंगी और उसे भी हवालात के अंदर करवाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ सहयोग करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को गायब करवा सकती हूँ तो यह भी याद रखना कि तुम्हारा यह निजी मामला मैं सोशल मीडिया पर भी उछाल सकती हूँ। फिर न तुम बचोगे, न तुम्हारी यह वर्दी और न ही तुम्हारी पत्नी और बेटा। उस औरत की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मेरा मन कर रहा था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन उस वक्त मैं बेहद मजबूर था। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरी पत्नी और मेरा बेटा उसके पास थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बेमतलब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस साबित हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैंने चारों तरफ हाथ पांव मारे, थाने के सभी सिपाहियों को भी खड़ा किया, मगर किसी को भी मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सबने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था जिससे यह साबित होता कि मेरा बच्चा और मेरी पत्नी कहाँ है। मेरे ससुराल वाले भी परेशान हो गए थे, मेरी सास बहुत बुरी तरह रो रही थी। आखिर उनकी बेटी और पोते का सवाल था, वह क्यों न रोती। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। अब हालात ऐसे हो गए थे कि इस केस से मुझे हाथ उठाना पड़ा। मैंने फ़ोन करके डीएसपी साहब को सब हालात बता दिए और कहा कि अब मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किया तो मैं इस लड़की को बेगुनाह ही साबित करूंगा। मैं उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा होकर उसे बेगुनाह साबित करूंगा ताकि मेरी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रहे। मेरी बात सुनकर वह फौरन बोले, उस लड़की को रिमांड रूम में डालो और उसकी अच्छी तरह मरम्मत करो। वह खुद तुम्हारी पत्नी बच्चे का भी बताएगी और बेमतलब गुनाह भी कबूल कर लेगी। लेकिन मैं बिल्कुल टूट चुका था, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रात लंबी होती जा रही थी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे थे। वह एक औरत जात थी, अंधेरे में वह कैसी जिंदगी गुजारेगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। थक हार कर मैं एक बार फिर मोनिका के सामने पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं एक पुलिस अफसर होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है? खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद मैं कभी खुद से नजरें न मिला सकूं। आज तो मेरी पत्नी ने वैसे भी इस नौकरी पर उंगली उठा दी है, अगर उसे कुछ हो गया तो वह कभी मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत है और मेरा बच्चा उसके पास है। मोनिका मुझे देखते हुए बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा दोनों सुरक्षित है। जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कोई भी नहीं छू सकता, मगर तुम्हें मुझे बेगुनाह साबित करना ही होगा। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। मैं अब तुम्हें कुछ और मालूमात देना चाहती हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी। यह कहकर वह जमीन पर बैठ गई और मुझे भी उसके पास बैठना पड़ा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसके बाद तुम मुझ पर यकीन करोगे और फिर उसी हिसाब से सबूत इकट्ठा करके डीएसपी के सामने रखोगे और उसे भी जोश दिलाओगे कि वह इस केस के खिलाफ खड़ा हो। मेरा वकील बाकी सब संभाल लेगा। उस औरत की बात सुनकर मैंने सिर हाँ में हिलाया। वह मुझे देखते हुए बोली, मैं कमिश्नर की दूसरी पत्नी हूँ।
हमारी शादी आपसी रजामंदी से हुई थी। मुझे पता है उनकी पहली पत्नी जीवित है और उससे उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से प्रभावित होकर मैंने भी उनसे शादी कर ली थी। पर मुझे यह नहीं पता था कि वह सब अपने बेटे को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जायदाद जज्बात में आकर अपने बेटे के नाम कर दी थी। इसी वजह से उन्हें किसी भी हाल में अपने बेटे को मिटाना था, इससे पहले कि वह शादी करके औलाद पैदा करे, क्योंकि अगर उसकी औलाद हो जाती और वह अपने बेटे को मार भी देते तब भी जायदाद उनके पास नहीं आती, क्योंकि फिर बाप की जायदाद उसके बच्चों को मिलती है। इसलिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया। मैं एक सौतेली माँ हूँ और जवान हूँ, तो यह सब कर सकती हूँ। मेरा और उनके बेटे का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। वह लड़का वाकई बहुत नेक दिल था। उसने मेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं की। कहने को मैंने उसकी माँ का हक छीना था, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा मुझे इज्जत से पेश आता था। उसका कहना था, आपका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरे बाप का है। वह संतुलन नहीं रख पाए। अगर उनमें उदारता होती तो माँ के रहते कभी आपसे शादी नहीं करते। लेकिन आपका इसमें कोई दोष नहीं। आप उनकी पत्नी है और हमारे लिए एक इज्जतदार औरत। हम दोनों का प्यार देखकर उन्होंने तमाम इल्ज़ाम मेरे सिर मर दिए और अपने बेटे को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वह मुझे कातिल ठहराकर खुद बचना चाहता है। मैं उसकी बात अविश्वास से सुन रहा था। यह हकीकत थी कि कमिश्नर ने अपनी पूरी जायदाद जज्बात में आकर अपने बेटे के नाम कर दी थी। यह सबको मालूम था, लेकिन वह इतना बड़ा खेल खेलेंगे इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या कोई बाप जायदाद की लालच में अपनी औलाद को मार सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अनायास बोल पड़ा, लेकिन आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? और मेरे पत्नी बच्चे आपने कैसे गायब किए? मतलब आप कौन हैं? मेरी बात सुनकर मोनिका कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, मेरे पति को लगता है कि मैं मामूली इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। बदकिस्मती से जिन लोगों से मेरा ताल्लुक है वे गुंडे माफिया लोग हैं। मेरा बाप एक नेता है जो गैंग चलाता है। मेरा भाई मेरे बाप का दाया हाथ है और मेरा चाचा उन तमाम एजेंसियों को संभालने वाला कारकुन है। जैसे ही मुझे इन सब बातों की भनक हुई, मैंने अपनी फैमिली को आगाह कर दिया। कमिश्नर ने यह सब करने के बाद मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी मर्जी से कोई एसपी चुन लूँ जो मेरा केस संभाले, और मैंने पहले ही सारी जानकारी निकाल ली थी। समय से पहले तुम्हारी पत्नी से दोस्ती की, उससे तुम्हारा सच उगलवाया और फिर उसे बरगलाकर तुम्हारे खिलाफ किया, और सुबह बाहर निकलते ही मेरे चाचा ने उसे अगवा कर लिया। वह मेरे घर पर है, लेकिन सुरक्षित है। अभी अपने बच्चे के साथ आराम कर रही है, और यह सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी पत्नी बच्चे मेरे घर आराम से रहेंगे, क्योंकि उन्हें ख़त्म करके कहीं फेंका भी जा सकता है और फिर उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। अब तुम अपना फर्ज निभाओ और मुझे बेगुनाह साबित करो। अगर नहीं कर सकते तो साफ कह दो, सिर्फ एक इशारा और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म। यह सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। चंद लम्हों बाद मैंने उस औरत का देखा और कहा, लेकिन तुम एक वादा करो, मेरा यह राज तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो यह कसम खाई थी कि कभी किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा मैंने किया था। वह औरत मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेफिक्र रहो, तुम्हारा राज तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक तुम सच्चे दिल से मेरी मदद करते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने नज़रें फेरने की कोशिश की, तुम्हारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तुम्हारी पत्नी मुझे वह सच्चाई बता रही थी तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी जो इंटरनेट पर फैल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। वह लड़की मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। मैं खुद को संभालते हुए बाहर आ गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं, किस तरह मामले को संभालूं। अगर मैं कमिश्नर के खिलाफ जाता तो मेरी वर्दी चली जाती, लेकिन उसे सज़ा मिलती, और अगर मैं यह कदम नहीं उठाता तो मेरी पत्नी और बच्चा भी नुकसान में आते और मेरा सच भी सबके सामने आ जाता।
इसी वजह से मुझे हर हाल में अपनी नौकरी को दांव पर लगाना ही था, तभी मेरी मुश्किल आसान हो सकती थी। मैंने कार्रवाई शुरू कर दी और सबसे पहले कमिश्नर के घर जाकर सारी फुटेज निकलवाई। कमिश्नर काफ़ी गुस्से में था और इशारों में मुझे यह सब करने से रोक रहा था, लेकिन मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी और एक मीडिया का आदमी भी मौजूद था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। इसलिए वह चाहकर भी मुझे ना मना कर सकता था और ना ही चिल्ला सकता था। तमाम फुटेज चेक की गई, लेकिन कहीं भी यह सबूत नहीं मिला कि कमिश्नर ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। फिर मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू की, हर हथियार देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी जिससे साफ लिखा था कि लड़के का कत्ल छुरे से किया गया। घर की हर छोटी बड़ी छुरी को मैंने फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया, लेकिन उसने बहुत सफाई से यह काम किया था। कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से किसी काम में लग जाए तो कोई ना कोई सिरा ज़रूर मिल ही जाता है। जब मैं लड़के के कमरे में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर पूरा कमरा खंगाल डाला, हर दराज, हर अलमारी का कोना खोला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैं मायूस होकर घर से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र अलमारी के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। मैंने तुरंत स्टूल मंगवाया और ऊपर रखा एक डिब्बा नीचे उतारा। उसे खोलते ही अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक छोटी सी चिप मिली जो मेमोरी कार्ड जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत उसे कंप्यूटर पर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही कार्ड लगाया गया, कमरे में उस लड़के की आवाज़ गूंज उठी। वीडियो में वह कैमरे के सामने परेशान बैठा हुआ बयान दे रहा था, ठीक वही जो मोनिका ने मुझे बताया था। मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। कमिश्नर विजेंद्र ने मेरे लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। मैं हर बात से वाकिफ़ हूँ। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तमाम जायदाद मुझे दे दी थी। मैं उन्हें लौटाना भी चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ कागजात ऐसे बनवा लिए कि मैं चाहकर भी यह जायदाद वापस नहीं कर सकता। अगर मैं लौटा दूँ तो उनका नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अब वे मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोनिका मैडम बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तमाम इल्ज़ाम मेरे पिता उन्हीं के सिर डालने का इरादा रखते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, चाहे वे मेरे पिता ही क्यों न हो। अगर उन्होंने कत्ल किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। यह सब सुनकर मैं एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। मेरे साथ आए हुए मीडिया के आदमी ने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने बेइख्तियार शुक्र का सांस लिया। मुझे मालूम था कि मेरी वर्दी अब उतर गई है और मैं कहीं का नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने जो किया वह ठीक किया, क्योंकि अतीत में जो गलती मुझसे हुई थी मैं अब दोहराना नहीं चाहता था। दरअसल मेरा सबसे गहरा राज मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। पुलिस में भर्ती होने से पहले मैं बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर देता था। उन्हें छेड़ना और परेशान करना मेरा पसंदीदा शौक था। मेरी पत्नी, जो मेरे चाचा की बेटी है, मेरी हर हरकत से वाकिफ़ थी, लेकिन वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। फिर एक दिन मैंने तमाम हदें पार करके एक लड़की के साथ ज़्यादती कर दी और डर के मारे उसका कत्ल करके लाश फेंक दी। यह राज छिपा रहा, लेकिन मैं इतना डर गया था कि सीधा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे छुपा लिया और कभी यह सच बयान नहीं किया कि वह लड़की कौन थी। मैं आज भी अपनी उस गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत रोया, तकरीबन 1 साल तक अपने कमरे में ही बंद रहा। ऐसा लगता था जैसे भीतर से मर गया हूँ। 1 साल बाद मेरी पत्नी के सहारे मुझे ज़िंदगी मिली। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और खुद से शपथ ली कि ऐसा करने वाले को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और पुलिस के ज़रिए उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। न जाने वह किसकी बेटी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर आज जो कुछ मैंने किया उससे मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिली। जब केस मेरे सामने आया तो कमिश्नर को फांसी की सज़ा सुनाई गई और मैडम मोनिका को रिहा कर दिया गया। मेरी वर्दी उतर चुकी थी। मेरी पत्नी और बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैडम मोनिका ने मुझे नई नौकरी दिलवा दी। फिर भी मुझे बेहद अफसोस रहा कि मेरी पुलिस की नौकरी चली गई।
जिसके ज़रिए मैं अपने उस गुनाह को धोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि भगवान ने मुझे माफ़ किया या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह भगवान मुझे माफ़ कर देगा। मैं हर प्रार्थना में यही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, न जाने वह किसकी बेटी थी। जब भी वह लम्हा याद आता है तो मेरा पूरा वजूद काँप उठता है, लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ। चाहे जो भी हो, मैं इस दुख भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो गया हूँ, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हुक्म के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेरे सभी भाइयों से मेरा संदेश है कि वे बेचारा एक गंभीर पाप है जो मनुष्य के जीवन और परलोक दोनों का नाश कर देता है। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं होता। वह पापी को अवश्य दंड देता है। सदैव व्यभिचार से दूर रहे, पवित्रता अपनाए और सत्य का साथ दे। सत्य का मार्ग ही सफलता का मार्ग है, जो मनुष्य को सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।